Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है मैम, आप कैसे हो? बढ़िया। ओके, वॉइस क्लियर है आप सबको मेरी? कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है ना? ब्रेक तो नहीं हो रही है? ओके, ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ा था ना, कि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ठीक है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ मार्केट है सेल आउट करने के गुड लिए। आफ्टरनून ठीक मैम। है, जो भी इनका सरप्लस प्रोडक्ट होता है। और मैंने आपको बताया कि कैपिटल कितने टाइप्स के होते हम हैं, सब ठीक है मैम, आप कैसे हो? फार्मिंग से करते हैं, वहाँ पे मेन सोर्स है उनका फार्मिंग, जिससे वो लोग अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ओके, तो आज हम जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है पीपल एज रिसोर्सेज। क्योंकि लोग क्या है, एक तरीके से देश के लिए रिसोर्सेज है। ठीक है, अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा, राइट? लोग नहीं होंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक में जो भी वर्क होता है ना, वो कैसे होगा। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए भी पीपल चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग के लिए भी लोग चाहिए। तो मतलब गुड इकोनॉमिक को आफ्टरनून चलाने मैम। के लिए या कोई भी आप फील्ड देखेंगे तो उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना? हर एक काम के लिए जो है हम सब लोग ठीक है मैम, आप काम कर कैसे रहे हो? हैं उसमें। तो पीपल इसलिए कहा गया कि पीपल एज रिसोर्सेज, कि मानव जो है वो संसाधन है, लोग यानी संसाधन है एक देश के लिए। ठीक, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि पीपल जो है रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक, बाकी सब आ चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया है? ठीक है, नो इशू। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सबको वॉइस आ रही है ना? पूनम, नीरू? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन क्या है? रिसोर्स होता है संसाधन। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि मिनरल्स हमारे रिसोर्सेज हैं, है ना? ऐसे काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो ऐसे ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कहा गया कि मानव संसाधन उनके विद्यमान उत्पादक कौशल और योग्यताएं। कौशल होती है यानी स्किल जो उनको आती है। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए एक तो उनको कौशल और योग्यताओं के संदर्भ में एक तरीका है जिससे एक देश के कार्यक्षम लोगों का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, एक मैं इंग्लिश में भी रीड कर देती हूँ। पीपल एज अ रिसोर्सेज रेफर्स टू आवर नेशंस वर्कफोर्स taking into account their existing skills and abilities। ठीक है, कि उनके अंदर कितनी एबिलिटी है प्रोडक्शन के लिए, कितनी स्किल्स आती हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो अपना योगदान दे सके प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जिनके पास काम करने के लिए, ठीक है, स्किल है और योग्यता है, जो कि प्रोडक्शन में वो अपना योगदान दे सके, उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये भी हम काउंट करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन लोग काउंट होते हैं कौन नहीं होते। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जब मौजूद यानी मानव संसाधन को शिक्षित और स्वस्थ बनाने के द्वारा और विकसित किया जाता है। ठीक है, यानी मानव संसाधन को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो दो फिर चीज होती है जिसको हम, जिसके थ्रू हम उनको डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट यानी शिक्षित करके, सेकंड उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए। ठीक है, इसलिए देश में आप देखोगे एजुकेशन ज्यादातर आप हर फील्ड में देखेंगे, हर जगह एजुकेशन हो गया है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, राइट? और स्वास्थ्य के लिए भी गवर्नमेंट, काफी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, क्लिनिक्स हैं। तो इस प्रकार जो है लोगों को इन सब की फैसिलिटीज के लिए जो है ये सब चीजें गवर्नमेंट बनाती है, जिससे देश में लोगों का ज्यादा से ज्यादा योगदान हो सके। तो इसे मानव पूंजी सृजन कहते हैं। ये देश के उत्पादक शक्ति को बढ़ाता है, यानी प्रोडक्टिविटी जो पावर होती है उसको इंक्रीज करता है। थर्ड पॉइंट इज मानव पूंजी में निवेश करना। ठीक है, अब मानव पूंजी में इन्वेस्ट करना, जैसे हम कोई कंपनी खोलते हैं, ठीक है, तो कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं ना, मशीन्स, टूल्स, लेबर, है ना, कैपिटल सब इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही लोग, जो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों पे जो है इन्वेस्ट करती है, किस किस के थ्रू,
शिक्षा, प्रशिक्षण होता है यानी ट्रेनिंग देकर, चिकित्सा सेवाएं आदि के माध्यम से। क्लियर है कि कैसे हम लोगों को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं लोगों पर, किस किस के थ्रू इन्वेस्ट करना, मतलब एक तो उनको शिक्षा देकर जिससे उनको नॉलेज हो, प्रशिक्षण यानी किसी भी चीज की ट्रेनिंग देना, चिकित्सा सेवा यानी उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना के माध्यम से हम लोग इनको निवेश करते हैं। इनके भौतिक पूंजी में निवेश के समान माना जाता है। ठीक है, ये एक फिजिकल कैपिटल में जो है इन्वेस्ट करने के समान माना जाता है। मानव पूंजी एक तरह से भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो किसका यूज कर सकता है? वो लैंड और कैपिटल का यूज कर सकता है उसको और अच्छा बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ समझ तो नहीं आ रहा पॉइंट में? भीम, पूनम, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो फिफ्थ पॉइंट, भूमि और पूंजी स्वतंत्र रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसलिए कहा गया क्योंकि भूमि और जो पूंजी है वो स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते हम उसको, कि ऐसा नहीं कि हम जितनी मर्जी अपनी भूमि पे यूज कर सके, जितनी मर्जी हम भूमि ले सके, पैसा ले सके, नहीं, वो एक लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेड है। भारत में दशकों से लोगों की बड़ी जनसंख्या को एक आस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बोझ के रूप में देखा गया। अब जो भारत, आपको पता है दिन प्रतिदिन जो है इसकी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, राइट? तो लोगों को ये देखना चाहिए अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके पास जो है इतनी स्किल्स एबिलिटीज भी होनी चाहिए प्रोडक्शन को ग्रोथ करने के लिए। लेकिन लोग उसे क्या समझ रहे हैं आज के टाइम में? बोझ, कि लोग धरती में बोझ है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं बट डिमांड हो रही है बट सप्लाई यानी प्रोडक्शन इतना नहीं होता है, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्राइस इंक्रीज रहेगा ज्यादा। तो जो लोअर लोग होंगे है ना, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होंगे, वो लोग फैसिलिटीज को उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट, अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लाती है ताकि लोगों को जो है उन सब चीजों की जो है पूर्ति की जा सके। तो इसलिए जनसंख्या बढ़ने का भी एक कारण होता है इसमें। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन पे इसमें बोला गया ना कि बड़ी जनसंख्या को आस्था के रूप में नहीं बल्कि एक बोझ के रूप में देखा गया है। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संसाधनों का खर्च करके बड़ी संख्या को उत्पादक धरोहर में बदला जा सकता है। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा में निवेश करते हैं। अब जैसे बड़े बड़े पेरेंट्स जो भी आपने देखेंगे, बड़े बड़े घर के या मिडिल क्लास फैमिली के लोग देखेंगे, जितने भी लोग अर्बन एरियाज में हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों पे ज्यादातर एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख कर क्या हो जाएगा, किसी काम के योग्य हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा उसी फील्ड में लेता है एजुकेशन जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है। ठीक, जिससे वो आगे यूज कर सके। वे सही पोषण और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के अपने खाने पीने का यानी पोषण का भी ध्यान रखते हैं जिससे उन्हें कोई बीमारी, कोई जल्दी कमजोरी ना हो, और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। ये लोगों में इसलिए ध्यान रखा था ताकि क्योंकि ये एक ह्यूमन एज अ रिसोर्स है हमारे देश के लिए। अगर लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, लोग एजुकेट नहीं होंगे, तो हमारी इकोनॉमिक जो है वो डेवलप नहीं होगी। ठीक है, इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए लोगों का स्वस्थ होना, शिक्षित होना, उनके स्किल्स आना, एबिलिटी होना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के द्वारा ही काम होता है, लोगों के बिना कोई काम नहीं हो सकता, राइट? बच्चों में निवेश करने के परिणाम स्वरूप एक उत्तम चक्र उत्पन्न होता है। विभिन्न माता पिता द्वारा एक निष्प्रेरक चक्र बनाया जा सकता है जो खुद अशिक्षित होते हैं अपने बच्चों को भी विभिन्न स्थिति में रखते हैं। इससे गरीबी और संगठित अवसरों के एक नकारात्मक चक्र उत्पन्न होता है। अब क्या होता है, कुछ पेरेंट जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, वो तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, एक अच्छा वे ऑफ बता रहे हैं कैसे आपको आगे फील्ड में जाना है। बट जो एक इलिटरेट पेरेंट्स है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं। वो लोग सोचते हैं पढ़ लिख के क्या होगा, आप काम करो, ये करो। तो वो लोग एजुकेशन में, खाने पीने में इतना ध्यान नहीं देते बच्चों का, जिससे क्या होता है, गरीबी और ज्यादा बढ़ती है और वो एक चक्र में फंस जाते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर्स में, उसमें मैन और वीमेन का क्या योगदान है और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है मैन और वीमेन के द्वारा की जाती हैं। तो इसमें देखो तीनों सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है थ्री कैटेगराइज में जो है बांटा गया है।
ठीक है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में अगर देखते हैं यानी प्राथमिक, तो प्राइमरी में अगर हम देखेंगे तो बात करते हैं, दिस सेक्टर इनकम्पोजेस एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। यानी जो प्राइमरी सेक्टर जितने भी है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम इसको लैंड या वाटर के थ्रू जो चीजें यूज की जाती है उसका यूज करते हैं, यानी पानी और भूमि का ज्यादा यूज होता है प्राइमरी सेक्टर में। क्यों? क्योंकि उसमें खेती की जाती है। प्राइमरी का मतलब है बेसिक जो बनता है, बेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर है, किसी प्रोडक्शन को उगाने के लिए एग्रीकल्चर की जाती है ना। फॉरेस्ट्री की जाती है, एनिमल हस्बेंड्री आपने देखा होगा, एनिमल से भी काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। फिशिंग होती है, पोल्ट्री होती है, फार्मिंग एंड माइनिंग। माइनिंग यानी जो खनन की जाती है, जिससे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, मेटल्स। ठीक है, ये तो हो गए कच्चे के रूप में होते हैं, कच्चे माल के रूप में। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो कच्चे माल के रूप में जो भी प्रोडक्ट आता है उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन में लेकर आते हैं, जिससे कि वो यूज करने के लायक हो। ठीक है, अब मान लो किसी प्राइमरी सेक्टर, मान लो खेती हुई, ठीक है, धान गेहूं उगाया गया, गन्ना उगाया गया, कुछ भी मान लो आप, उग गया, लेकिन अब उसको खाने योग्य भी तो बनाना है ना, सर्विसेज के लिए भी तो बनाना है, लोग ताकि यूज कर सके। तो क्या करेंगे, प्राइमरी सेक्टर से लाई हुई चीजों को सेकेंडरी सेक्टर में लेके जाएगा, जिससे वहां पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। ठीक है, देन आता है टर्टियरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर में क्या होता है, जितनी भी प्रोडक्ट होती है उनको सर्विसेज लोगों तक पहुंचाई जाती है। सेक्टर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूड ट्रेड, जिसके अंदर ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस एंड मोर। ठीक है, तो आप टेरिटरी सेक्टर में देख सकते हो, जिसमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है पॉइंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड, तीनों सेक्टर समझ आ गए इकोनॉमिक के। और यही तीन जो सेक्टर्स है ना, यही नेशनल इनकम में योगदान देते हैं, जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी होता है जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और नेशनल इनकम, इन तीनों का जो आउटपुट जो भी निकलता है, इनकम जो भी होता है, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है ये देखेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो रेफर्ड टू एज मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होती है, मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, आर एक्शन अंडरटेकन टू जनरेट इनकम टू एक्सचेंज फॉर द एफर्ट पुट फोर्थ। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की मार्केटिंग होती है, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी में क्या होता है, दीज आर टास्क फॉर विच इंडिविजुअल्स रिसीव्स कंपनसेशंस, essentially work done for pay or profit. This category includes the production of goods and services as well as government services. It means कि क्या कह रहा है कि आर्थिक गतिविधियां, जिन्हें बाजारी गतिविधियां कहा जाता है, वह क्रियाएं हैं जिनमें उपयोगकर्ता यानी जो उपयोग कर रहा है उसके द्वारा किए गए कार्य विरुद्ध में प्राप्त जो आय होती है उसके फेवर अगेंस्ट में जो उनको प्राप्त होती है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, आर्थिक गतिविधियों का मतलब है कि मार्केट में जो काम कर रहे हैं वो किस बेस पे कर रहे हैं, प्रॉफिट की बेस पे करते हैं ना लोग काम, कि उनको प्रॉफिट होता है, तो वो चीज बताई गई है। जैसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर देखोगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में से प्राइवेट कंपनीज हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनी जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होगी, है ना, प्राइवेट कुछ लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर इनको बोलते हैं, जो प्रॉपर तरीके से काम करवाती है, लीगली तरीके से, जिसमें हर एक चीज जो है तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाओगे तो उसमें क्या होगा, वो एक तो आपका टाइम फिक्स रहेगा काम करने का, उसके हिसाब से आपका डेली वेज मतलब पर मंथ आपका वेजेस रहेगा, यानी सैलरी रहेगी, राइट। उसमें काम का टाइम फिक्स्ड रहेगा कि आपको इतने से इतने काम करना है और इसके आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। उसमें आप प्रॉपर इंटरव्यू देते हैं, है ना, उसमें आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड होता है, उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती है, इंश्योरेंस कवर रहता है आपका। तो एक जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं वो एक तरीके से आपको हर चीज फैसिलिटीज देते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखोगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें लोग खुद काम कर रहे हैं, है ना, जिनके पास अपना खुद का काम है। तो अपना खुद का काम, जैसे छोटे मोटे शॉप आप देखोगे, फॉर्च्यून वगैरह के, नॉर्मली अगर आप शॉप देखते हो उसमें क्या होता है, दो तीन लोग लगे होते हैं, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता काम करने का, कभी भी मालिक बुलाता है, कभी भी उनको जाने देता है, और काम भी उतना करवाता है, उसमें भी कोई फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती है।
है ना। अगर वो छुट्टी करता है तो वो भी उसका पेमेंट जो उसमें कटता है, जो पैसा होता है वो उसका कटता है, राइट। तो इस तरीके से जो है दो सेक्टर्स होते हैं, लेकिन इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, दीज इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस समझ आ रहा है ना, यहाँ पे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन जो भी हुआ है, गुड्स यानी वस्तुएं, और सर्विस यानी जो हम उसका सेवा प्रदान कर रहे हैं लोगों को। primarily for personal consumption। पर्सनल कंजप्शन क्या होता है कि लोग अपने कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करें, अगर देखो यार नॉन मार्केट, आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसमें जो है पर्सनल कंजप्शन का यूज की जाती है, यानी पर्सनल कंजप्शन की बात की जाती है इसमें, ठीक है। और मार्केट में क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से काम होता है, उसमें क्या होता है जो वर्क होता है वो डन होता है किसके लिए, पे फॉर प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो मार्केट सेक्टर और नॉन मार्केट एक्टिविटीज को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, और आर्थिक गतिविधियों की परिभाषा मैंने बता दी। बाजारी गतिविधियां होती हैं जिनके लिए व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता है, यानी लाभ या मुआवजे के लिए कार्य करते हैं लोग उसमें। इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है, साथ ही सरकारी सेवाओं को भी शामिल किया जाता है इसमें। गैर बाजारी गतिविधियां, गैर बाजारी गतिविधियां होती है जो नॉन मार्केट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि उन क्रियाएं, ठीक है, उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य प्रमुख रूप से व्यक्तिगत उपभोग के लिए होता है, यानी पर्सनल कंजप्शन के लिए। इसमें प्राथमिक उत्पादकता की प्रसंस्करण और स्थिर उत्पादकों की अपनी खुद की उत्पादन शामिल होती है, ठीक है। वो बेसिकली अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, कोई लोगों को प्रॉफिट देने के लिए नहीं। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन। अब जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो काम कर रहे हैं लोग सेक्टर्स में, उनका डिवीजन कैसे होता है मैन एंड वीमेन के बीच में। तो देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैव लेड टू अ ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ labor within families with specific roles assigned to men and women। इट मीन्स कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण, ठीक है, परिवार में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो एक श्रम का विभाजन किया गया। कैसे, आज जैसे आप देख सकते हैं अपनी फैमिली में ही देखोगे कि आपके भाई या पिता जो भी होंगे वो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जो माँ है, जो बहन है, वो लोग क्या करते हैं कि उनको, पहले के जमाने के थॉट वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आपका तो काम घर का ही है, आप घर का काम करें, आप बच्चे देखें, आप घर की चीजों को संभालें, आप काम करके क्या करेंगी, है ना। यही होता है ना नीरू, पूनम, आई एम राइट। और आप रूरल एरिया में भी देखेंगे, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे भी बहुत कमी होती है जो लड़कियां नौकरी करती है। बाकी सब क्या होती है, घर का काम करती हैं, घर की देखभाल करती हैं, है ना, बच्चे संभालती हैं। फिर एक एज के बाद उनकी जो है शादी भी करा दी जाती है, फिर वो अपने जो है जो भी होता है आगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि एक हिस्टोरिकल और कल्चरली तरीके से जो धारणाएं जो ट्रेडिशनल चली आ रही है, ठीक है, इसके आधार पर हम लोगों को डिवाइड करते हैं काम में, ठीक है। दूसरा है आमतौर पर महिलाएं घरेलू काम का ध्यान रखती हैं और पुरुषों का काम खेतों में होता है, जैसे कि अगर हम गाँव की बात करें, ठीक है। शहरों में क्या होता है आजकल, तो चलो आज का टाइम अगर हम देखेंगे मॉडर्निटी के जमाने में, तो आजकल हर फील्ड में जो है वीमेन एंड मैन दोनों का बराबर साझेदारी होता है काम में। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता था, पहले औरतें घर पे रहती थी, घर का काम देखती थी, और पुरुष जो है बाहर का काम देखते थे। घरों में काम करने वाली महिलाओं को कोई भी वेतन नहीं मिलता, हालांकि वो काम करती हैं लेकिन उसको कोई भी इनकम के रूप में काउंट नहीं होता, उनको उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। जबकि घर से बाहर काम करने वाले पुरुषों को मजदूरी मिलती है, ठीक। महिलाएं अपने काम के लिए वेतन तब प्राप्त करती हैं जब वे श्रम बाजार में शामिल हो। श्रम यानी जब वो किसी मार्केट में काम कर रही हो, ओके। महिलाओं की कमाई कौशल और शिक्षा के आधार पर निर्धारित होती है, ठीक है। जो महिलाएं होती है बेसिकली जो काम करती हैं, उनकी किस बेस पे उनको काम देता है, उनके एजुकेशन और उनकी स्किल के बेस पे उनको काम दिया जाता है। शिक्षा और कौशल व्यक्ति की आय के मुख्य निर्धारक है। ये सभी को पता है कि शिक्षा और कौशल होना बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, तभी आप उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो इलिटरेट पर्सन होते हैं वो आपको पता है ना कि किसी ऑफिस, किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करते, वो बेसिकली क्या करते हैं
मजदूरी वगैरह करते हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है, उनके पास उनको नॉलेज नहीं है उस चीज का, उनका स्किल नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, जो बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई का निर्धारण करती है। महिलाओं का शिक्षा स्तर और कौशल गणना में कम होता है और पुरुषों के मुकाबले उन्हें वेतन भी कम मिलता है। ठीक है, ये महिलाओं के साथ इतना भेदभाव होता है काम में। ठीक है, अब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब डिपेंड ये भी करता है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, किसी देश की पॉपुलेशन किस प्रकार है, कम है, ज्यादा है, किस तरीके से है, तो उस पर भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक। ठीक है, तब देखो कि जनसंख्या की गुणवत्ता, शिक्षा दर, ठीक है, यानी लिटरेसी जो रेट है वहां की, कि शिक्षा दर कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, कौशल निर्माण कैसा है, ये भी उस पर निर्भर करता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति को उम्र की अपेक्षा से दर्शाया जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की वृद्धि दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या देश के लिए बोझ है। आप सभी को पता है कि जो अशिक्षित लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, वो देश की जनसंख्या के लिए क्या है, बोझ है ना। जो जनसंख्या है अशिक्षित और अस्वस्थ, वो क्या है, देश के लिए बोझ है। क्यों? क्योंकि वो काम भी नहीं करेंगे और वो स्वस्थ भी नहीं है, तो घर वालों पे बर्डन होंगे, राइट। क्यों? क्योंकि वो नेशनल इनकम में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, जो राष्ट्र की आय है उसमें कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए क्या है कि ये लोग जो है देश के लिए बोझ माने जाते हैं, और इन्हीं की वजह से जो है बेरोजगारी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके स्किल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अब अगर हम बात करें एजुकेशन की बेस पे, तो एजुकेशन की बेस में दो है, एडवांटेजेस एंड मेजर टू प्रमोट एजुकेशन। ठीक, तो ये बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। इसके बाद है हेल्थ। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एडवांटेजेस कैसे, एजुकेशन का एडवांटेजेस हम कैसे ले सकते हैं, एजुकेशन प्लेस अ पिवटल रोल इन सोसाइटल एडवांसमेंट। इट मीन्स कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी काम को करने के लिए, राइट। आप सोसाइटी में देखते हैं लोग एजुकेशन की बेस पे जॉब लेते हैं, विदाउट एजुकेशन किसी को जॉब नहीं मिलती आज के टाइम में। ठीक है, और एजुकेशन तो जरूरी है, साथ में स्किल्स भी आनी चाहिए उस काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने डिग्री दिखाई तो आपको कंपनी जॉब देगी, नहीं। आपको उस चीज की नॉलेज, उस चीज की अवेयरनेस, उस चीज की आपकी स्किल्स भी मैटर करती है काम को करने के लिए। इट एलिवेट्स नेशनल इनकम, और ये क्या होती है, नेशनल इनकम में काम आनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन जो है नेशनल इनकम में योगदान देती है। एंड रिचेस कल्चर्स होते हैं, एनहेंस गवर्नेंस efficiency and facilities employment and income augmentation. ठीक है, augmentation. The literacy rate has been a notable increase, rising from 18% in 1951 to 65% in 2001। ये एक रिपोर्ट बताई गई है कि कैसे लिटरेसी जो रेट है पहले के अकॉर्डिंग जो है अब ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, और आप देखोगे मेल की जो लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 50% हाइयर देन फीमेल। ठीक है, रेट्स एंड अर्बन एरिया शो अप्रोक्सीमेटली 50% हाइयर लिटरेसी कंपेयर टू रूरल एरियाज। की जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता जो दर बढ़ती जा रही है, वो महिलाओं के मुकाबले जो पुरुष हैं उनमें ज्यादा थी। लेकिन अगर आज करंट की अगर हम बात करें तो आज जो है लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड हो रही है। ठीक है, और ये एक तरीके से हाइयर लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे रूरल्स के अकॉर्डिंग जो अर्बन में ज्यादा है। गांव में आपको पता अभी भी शिक्षा दर काफी कम है। अच्छा मेरे को ये बताओ लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है हाइयर, एनीवन इज राइट। केरला की जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट भी वहाँ पे काफी अच्छी है। 80 to 90% जितनी भी अच्छी जो पोस्ट पे होते हैं वो केरला या जो भी साउथ इंडियन स्टेट है वहां से होते हैं लोग। मेजर्स टू प्रमोट एजुकेशन कैसे करती है, तो हम एजुकेशन को कैसे प्रमोट करते हैं, तो द सर्व शिक्षा अभियान स्टैंड एज सिग्निफिकेशन इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन होती है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री जो है शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, बाय द ईयर 2010 के अकॉर्डिंग ये जो है नियम बनाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, यानी सभी के लिए शिक्षा। पर वो शिक्षा किसके लिए, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। ठीक है, ये है ना, फॉर ऑल चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 14 years बाय द ईयर
ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे मिड डे मील के थ्रू क्या होंगे, एक तो बच्चा डेली स्कूल आएगा, ठीक है, स्कूल आएगा तो एजुकेशन लेगा, ठीक है, और मिड डे मील से क्या होगा, जो न्यूट्रिशन है उनके अंदर न्यूट्रिशन की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे बेस जो इनका मेन कंपल्स जो मिड डे मील लाने का जो मेन पर्पस था वो था उनको अटेंडेंस को इंक्रीज करना बच्चों को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स, यानी स्कूलों में लागू किया गया, बूस्ट किस चीज को बढ़ाने के लिए, अटेंडेंस को बूस्ट करने के लिए, एंड रिटेंशन के लिए, एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उनके अंदर न्यूट्रिशन को भी बूस्ट करने के लिए, ठीक है। The 10th five-year plan aimed to augment enrollment in higher education among individuals aged 18 to 23, और ये भी 5 year plan भी लाया गया 10th में, जिसका एम था कि बच्चों को हायर एजुकेशन दी जाए, ठीक है। प्राइमरी तो एजुकेशन मिली उनको 1st to 5th, लेकिन हायर एजुकेशन भी जरूरी है, जिससे जो कि कौन से स्टूडेंट्स में शामिल होंगे, एज 18 to 23 ईयर्स के स्टूडेंट। The 10th five-year plan also emphasizes distance education and the convergence of formal and non-formal distance and IT-based educational institutions. ठीक है, उसके अंदर ये भी रहेगा कि फॉर्मल नॉन फॉर्मल भी रहेगा और IT बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है एजुकेशन को जो है लागू किया गया, किस चीज को देखते हुए, शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए। ओके, अब देखेंगे हेल्थ, हेल्थ भी जरूरी है, राइट। A person's health is crucial for unlocking their potential and building resilience against illness. अब हेल्थ जरूरी है ना, हेल्थ अगर सही रहेगी तभी तो कोई एजुकेट होगा, तभी वो काम में योगदान दे सकेगा। अगर बंदा बीमार ही रहेगा तो काम क्या करेगा, राइट। इसलिए हेल्थ भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को समझना, बीमारी का सामना करने की क्षमता में जो है उनको सहायता होता है, ठीक। अस्वस्थ व्यक्ति संगठन के लिए बोझ बन जाता है, स्वास्थ्य व्यक्ति के सामान्य कल्याण को साकार करने के अपरिहार्य आधार है, ठीक है, बेस है एक तरीके से इसका। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी स्वास्थ्य देखभाल, परिवार कल्याण और पोषण सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने का उद्देश्य रखती है, खासकर समाज के कमजोर और असमर्थ वर्गों के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया, एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन में कैसे बांटा गया है। तो ये फैक्टर्स है कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी जो होती है वो 2 से 3 प्रकार की होती है। आप देखेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, जो सीजनल तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है कि लोग एजुकेट होने के बावजूद भी जो है बेरोजगार है, तो ये हम पढ़ेंगे तीनों को। मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी होती है मौसमी, यानी जो मौसम के हिसाब से लोग बेरोजगार रहते हैं। देखो, मौसमी बेरोजगारी उस समय होती है जब लोग साल के कुछ महीनों में काम नहीं पा सकते, क्योंकि काम की प्रकृति सामयिक होती है। मान लो कोई खेत में काम कर रहा है, ठीक है, लेबर है। अब लेबर काम कितना करेगा, 6 महीने तक, क्यों, क्योंकि 3 महीने कोई फसल उगाएगा, 3 महीने कोई और फसल उगाएगा। फिर एक टाइम होता है कि फसल की जब कटाई वटाई चलती है तो उसमें क्या होता है, क्रॉपिंग नहीं होती है, राइट, फसल नहीं उगाया जाता, तो उस टाइम क्या होगा, मौसमी बेरोजगार हो गया, क्यों, क्योंकि उस मौसम तक जो उसके पास काम नहीं रहा, है ना। जब तक फसल पक रही होती है, बन रही होती है, तो तब तक उसके पास क्या, उस महीने के बीच में जो उसके पास काम नहीं है, तो उसको बोलते हैं सीजनल बेरोजगारी, यानी सीजन के हिसाब से जो उनको काम मिलता है, ठीक। दूसरा आता है छलवा बेरोजगारी, यानी डिसगाइज्ड बेरोजगारी। छलवा बेरोजगारी एक स्थिति को सूचित करती है जिसमें व्यक्ति को रोजगार होने का अनुसंधान करने के बावजूद वे अपनी पूर्ण क्षमता या कौशल का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए एक खेत है, ठीक है, खेत में लोगों की जरूरत है 5 लोगों की, बट कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग, तो 3 लोग क्या हुए उसमें, एक्स्ट्रा हो गए ना वो 3 लोग, तो एक्स्ट्रा लोगों को काउंट नहीं किया जाएगा, योगदान तो 5 ही लोग दे रहे हैं ना काम करके भी, 8 लोग भी करेंगे तो वही इनकम आएगा, 5 लोग भी करेंगे तो वही रहेगा, तो उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड बेरोजगारी, जिसमें एक्स्ट्रा लोग हैं बट वो काम, जितने काम की रिक्वायरमेंट है उतने तो है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं छलवा या डिसगाइज्ड। उदाहरण के रूप में जैसे कि एक परिवार में 8 व्यक्ति खेत में काम कर रहे हैं,
जबकि केवल 5 की आवश्यकता है खेत में काम करने के लिए। तो बचे हुए 3 व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा हैं, हालांकि तकनीक के रूप में वो खेत में काम कर रहे हैं। वैसे आप देखोगे तो वो खेत में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं छलवा बेरोजगारी। क्लियर। शिक्षित बेरोजगारी देखेंगे कि एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य विशेषता बन गई है, ठीक है। अब जैसे आप सिटीज में देखेंगे, ठीक है, जो भी अर्बन एरियाज हैं, सिटी है बड़े बड़े, वहां पे आप देखोगे तो जो शिक्षित है लोग वो भी बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा उन्हें। तो एक तरीके से कॉमन विशेषता होगी एक तरीके से। तो स्नातक या स्नातक डिग्री धारियों की बेरोजगारी मात्रकों के बीच से तेजी बढ़ गई है। जैसे आज के लोग बीए एमए कर लेते हैं बट उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको फिर भी काम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है उतनी, ठीक है। तो पढ़े लिखे होने के बाद भी वो लोग बेरोजगार हैं, तो इसको बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि पढ़े होने के बाद भी आपके पास काम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक। तो बेरोजगार मानव संसाधन के अपशिष्ट उपयोग की ओर ले जाता है। यानी जब मानव संसाधन है, संसाधनों में काम करने के लिए तो नहीं यूज होते मानव संसाधन के रूप में, बट वो लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, इसलिए उनका कोई योगदान नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी वो एक अपशिष्ट उपयोग की ओर चले जाते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। वे व्यक्तियां जो देश के लिए संपत्ति हो सकती है वह आश्रयी बन जाते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट बन जाते हैं किसी और पे, ठीक है। युवा में निराशा और उदासीनता की भावना होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये भी कारण है कि जो युवा है, आज की यूथ है, उनके अंदर क्या है, निराशा और उदासीनता की भावना है। लोगों के पास परिवार का सहारा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि इनकम नहीं होती लोगों के पास, इसलिए वो एक अच्छा से हेल्थ, अच्छा एजुकेशन जो है प्राप्त नहीं कर पाते, जिससे वो लोग क्या है कि रोजगार में जो है अपना योगदान नहीं दे पाते, बेरोजगार रहते हैं फिर वो, ठीक है। एक तो पर्याप्त धन नहीं होता, बेरोजगारों के उपाधन समृद्धि जनसंख्या पर अधिक निर्भर हो जाती है। जो समृद्ध जनसंख्या है, जो अच्छे लोग हैं, उनके ऊपर वो लोग निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। मान लो आपकी फैमिली में कोई काम कर रहा है बट 2 लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो डिपेंड तो एक ही पे है ना, एक ही तो पूरा परिवार देख रहा है, राइट। तो इस प्रकार से वो लोग बर्डन बन जाते हैं। बेरोजगारों के उपादान समृद्धि जनसंख्या पर अधिक निर्भर हो जाती है। व्यक्ति और समाज के जीवन गुणवत्ता को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो इलिटरेट हैं, जो सही नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बेरोजगार है, आगे जब उनके जो बच्चे होंगे, जो जनरेशन होगी, वो क्या होगी, उन्हीं से तो वही सीखेगी ना, राइट। जिससे वो लोग भी क्या करेंगे, काम में योगदान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है एजुकेशन और हेल्थ को बनाए रखना। अवसादनीय जीवन की स्थितियों में स्वास्थ्य की सामान्य गिरावट और स्कूल को छोड़ने की वृद्धि होती है। क्लियर। बेरोजगारी का आर्थिक विकास पर हानिपूर्ण प्रभाव होना, ठीक है। बेरोजगारी का जो है एक तो आर्थिक विकास पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखो सेक्टर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कि जो सेक्टर्स है और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो एग्रीकल्चर स्टैंड एज द सेक्टर विद द हाईएस्ट लेबर एब्जॉर्प्शन रेट इन द इकोनॉमी। विद इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल, यानी इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन होता है कि जो एग्रीकल्चर जो है, वो सब, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा लेबर आपको उसमें दिखाई देंगे। यानी सबसे ज्यादा इकोनॉमी में किसका योगदान हो रहा है, एग्रीकल्चर का, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी रेट है वो उसी में ही लोग लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में, तो सेकेंडरी सेक्टर में किस किस का ज्यादा योगदान है, तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एग्जीबिट्स है, द हाईएस्ट लेबर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेबर जो लगे हुए हैं कौन है, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्टियरी सेक्टर में देखेंगे तो विटनेसिंग द एमर्जेंस ऑफ न्यू सर्विस सच एज बायोटेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज जो है इंक्लूड है थर्ड सेक्टर्स में, ठीक है। ये बात की जा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और जो सेक्टर्स हैं, किन किन सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, ठीक।
A portion of the excess labor force from agriculture has transitioned into either the secondary or the tertiary sector. तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी या जो थर्ड सेक्टर में है उसमें काफी लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज्यादा जो लगे हुए लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हमें बैलेंस करके चलना है, तीनों में ही जो है एम्प्लॉयमेंट्स होने चाहिए, तीनों का जो योगदान होना चाहिए नेशनल इनकम में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया सभी को। जैसे कि मान लो ह्यूमन रिसोर्स हम किसको बोलेंगे, एक स्टोरी बताती हूँ। मान लो एक एक की फैमिली है, ठीक है, जो फिशेस सेल आउट करती है, एक रूरल एरिया से वो करता है बिलोंग, और एक अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, एक के पेरेंट्स जो है जो फिशेस वगैरह सेल आउट करते हैं मार्केट में, वो पढ़े लिखे नहीं है इतने। ठीक है, तो वो अपने बच्चे को भी क्या करते हैं, काम पे लगा देते हैं शुरू से। ठीक है, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी मार्केटिंग ही करेगा, मार्केट में ही काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ बच्चा जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग है और वो क्या करता है, एजुकेशन लेके जो है एक अच्छी कंपनी में आईटी सेक्टर में जो है काम करने लगता है। तो बताओ ह्यूमन रिसोर्स किसको माना जाएगा हम? ह्यूमन रिसोर्स हमेशा उसी को माना जाएगा जो एक नेशनल जो वर्क फोर्स है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि नेशन के जो काम में योगदान दे रहा हो, ठीक है, जिसके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, और जो कंट्रीब्यूट कर रहा हो प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हो प्रोडक्टिविटी में, जिससे कि नेशनल इनकम ग्रोथ हो, एक नेशनल के इनकम को डेवलप करने के लिए, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं जिससे पैसा आ रहा है, और पैसा, ठीक है, नेशनल इनकम में भी काउंट हो रहा है, तो उसको हम काउंट करते हैं हमेशा एज अ ह्यूमन रिसोर्स। जो घर पे काम कर रहे हैं जैसे वाइफ है, ठीक है, तो वो लोग जो है काम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, तो उनको हम ह्यूमन रिसोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, हालांकि फर्क इतना है कि वो अर्बन एरिया में काम कर रहा है और वो रूरल एरिया में काम कर रहा है, लेकिन दोनों तो ह्यूमन रिसोर्स हुए ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेशनल इनकम में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, दोनों को ही पैसा मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स है। क्लियर है? समझ आया? तो यहाँ तक क्लियर है ना कि आप सबको समझ आ गया पीपल कैसे एक रिसोर्सेज है एक देश के लिए। ठीक है, जैसे हवा, पानी, बाकी सब चीजें रिसोर्सेज है, जरूरत है लाइफ के लिए, ऐसे ही एक देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, उसको विकसित करने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। पर वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो योगदान दे रहे हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में, वो लोग नहीं, जो बेरोजगार हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो लोग नहीं, वो लोग काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलती है गवर्नमेंट कि आप एजुकेशन लो, एजुकेशन सिस्टम को इसलिए ठीक करती है। ठीक है, इसलिए वो हेल्थ सिस्टम को भी अच्छा करती है। और जो गांव है, गांव में भी स्कीम्स होती हैं कि लोग कम से कम पैसे पे जो है लोन ले सके, जिससे वो अपनी